गए थे, जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे। वादी को खास मुकाम जिस आर्टिकल से मिलता था, एक ऐलान में ख़त्म कर दिया गया। 6 साल बाद भी एक बहस जारी है। तरक्की की तरफ बढ़ते कदम अहम हैं या सियासी हक की बहाली? हमारी ये खास रिपोर्ट इसी सफ़र की कहानी बयान करती है। देखिए, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर आज अपने हालिया इतिहास के सबसे बड़े मोड़ की छठी बरसी देख रहा है। 5 अगस्त 2019, एक तारीख जो हमेशा इस वादी की यादों में दर्ज रहेगी। एक कलम चली और आइन का आर्टिकल 370 जो इस सरजमीन को खास पहचान देता था, सिर्फ एक ऐलान में खत्म कर दिया गया। उस रोज सियासी नक्शा बदल गया। जम्मू कश्मीर का खास दर्जा और उसके साथ कई इख्तियारात एक पल में तारीख बन गए। 6 साल बाद तस्वीरें 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आती हैं। कई लोग कहते हैं कि अब सड़कों पर रफ्तार है, टूरिज्म की रौनक है, कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, लेकिन वही लोग अब पूछते हैं, सियासी हक कब लौटेंगे, रोजगार का दरवाजा कब खुलेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक इसे आइन से गद्दारी बताते हैं। इतना बताऊंगा कि जो 5 अगस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको आज तक नहीं माना है और ना आगे मानेगी। हमें लगता है जो 5 अगस्त था वो इस रियासत का एक डार्क फेज था और वो डार्क फेज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम वो चीज़ जो हमसे ली गई है वो उसको वापस लाएंगे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, इस फैसले ने हमारी पहचान को चोट पहुंचाई। 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन, जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ़। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। जबकि RLJP के संजय सराफ के लिए ये कदम एक नई सुबह का ऐलान है। 370 की अगर बात है, अगर ये लोग इतने ऑनेस्ट होते, इतने ईमानदार होते, जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी 96 में आई, उसके बाद में ये साथ में आ गए, तो इनको उस वक्त फिर इसको कंप्लीटली परमानेंट करना था। क्यों इसको टेम्परेरी रखा? इसी चीज़ के लिए टेम्परेरी रखा, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि इट शुड गेट परमानेंट और उसके बाद इनकी सियासत खत्म होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन पॉलिटिकल लीडर्स को बच्चों के रोज़गार की बात करनी चाहिए, बेरोज़गारों की बात करनी चाहिए, हाउस बोट वालों के पास जिसके पास टूरिज्म नहीं आ रहा है उस टूरिज्म की बात करनी चाहिए, और उन फार्मर्स की बात करनी चाहिए जिनके यहाँ पर आज इतनी धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, उनको पानी कैसे बागों में दिया जाएगा, उनको वो काम करना चाहिए। अब ये वाली सियासत नहीं चलेगी। हाँ, जमीनी बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन वादी का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। 6 साल में न हालात बदले, न रियासत का दर्जा लौटा। लोग कहते हैं तरक्की अपनी जगह, मगर हमारी आवाज कब लौटेगी? 6 साल और एक सफर जो मुकम्मल नहीं हुआ। 370 अब किताबों में है, लेकिन इसका असर आज भी वादी की हवा, पानी और खामोशी में महसूस की जा सकती है। ये तारीख एक बदलाव की निशानी भी है और एक सवाल की गूंज भी। क्या ये सफर मंजिल तक पहुंचेगा या यूं ही अधूरा रह जाएगा? सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संवेदनशील इलाके में फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है और देश टकटकी लगाए देख रहा है कि आने वाले दिनों में यह फैसला कैसे बदल देगा जम्मू कश्मीर का भविष्य। ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, ये एक नई राजनीति की शुरुआत है और शायद एक नए संघर्ष की भी।
और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मरकज़ की बीजेपी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत दिए गए खास दर्जे को ख़त्म कर दिया था, जिसका मकसद इस इलाके को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ज़्यादा करीब से जोड़ना था। इस फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आए। अपोजिशन पार्टियों ने इस फैसले की मुखालफत की और कहा था कि मरकज़ी हुकूमत को फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम से राय लेनी चाहिए थी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर जहाँ आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं दूसरी पार्टियां इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। उधर जम्मू कश्मीर में आज 5 अगस्त को इलाकाई पार्टियां ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने आर्टिकल 370 और 35 की मुखालिफत की बरसी पर काला दिवस घोषित किया था और इसको लेकर के जगह जगह एहतजाज भी किए, धरने भी दिए। सियासी रहनुमाओं ने इस दिन को कश्मीर की सियासी और आईनी तारीख का सबसे काला दिन बताया। कई जगह पर रैलियां निकाली गई, नारेबाजी हुई, लोगों के हक हुकूक की बहाली की मांग उठी। सियासी पार्टियों ने दावा किया कि 2019 का यह फैसला नाइंसाफी भरा था और इसका असर अब लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि लड़ाई अभी भी जारी है, ये जंग हक की बहाली के लिए है, नहीं रुकेगी। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर के पीडीपी पर सख्त तनकीद की। इल्जाम लगाया कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने में अहम रोल अदा किया था और इसको स्टेट को 370 को 35A को कमजोर करने में कांग्रेस उतनी ही बराबर शरीक है जितना बीजेपी का हाथ है। खोखला उन्होंने किया, इन्होंने धक्का लाश दे दिया। मुझे खाली इतना ही अफसोस है कि जब 2020 में हम निकले थे, हमने कहा था स्टेटहुड हमारा इम्पोर्टेंट एजेंडा है, तो कहा गया था ये दिल्ली की भाषा बोलता है, ये उनको बेल आउट करना चाहता है, स्टेटहुड तो वो खुद ही देंगे। क्या दे दिया? आज सबको वही बात कहनी पड़ती ना। ये जो जमाते PhD उसका हिसाब दे दे, उसको क्यों दफनाया? 370 कहाँ गया? आज तो एजेंडा ही नहीं है। हम कल काफिरों के साथ थे जिस पे हमने इलेक्शन हारा। आज ये कौन से ईमानदार लोग निकले? ये तो बेईमान निकले। और जहां एक और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आर्टिकल 370 की मनसूखी की बरसी पे ब्लैक डे मना रही हैं, वहीं आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर बीजेपी की तरफ से सैकड़ों बाइकर्स ने श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली। नौजवान तिरंगा हाथों में थामे सड़कों पर सवार होकर के लाल चौक में पूरे शहर में गुजरे, देशभक्ति के नारे गूंजे। श्रीनगर में ये रैलियां बड़े जोश खरोश से निकाली गई। रैली में शामिल युवाओं का कहना था कि ये दिन एक नए दौर की शुरुआत है और तिरंगे के साए में तरक्की का सफर जारी रहेगा। जहां एक तरफ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को एक ब्लैक डे के तौर पर इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को एक सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त श्रीनगर में नौजवान जमा हुए हैं जो आज बाइकर्स रैली निकालने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस रैली में सैकड़ों के तादाद में बाइकर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की आवाम एब्रोगेशन से खुश है। हालांकि यहाँ के लीडर्स का यह भी मानना है कि इस एब्रोगेशन की वजह से यहाँ पे अभी तक ज़मीनी सतह पे कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बयानात कहीं ना कहीं पे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ नहीं मेल खा रहे हैं। नौजवानों की पार्टिसिपेशन और आज के दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करना एक अलग ही तस्वीर एब्रोगेशन के हवाले से दिखा रही है। हालांकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई मुकामात पे एहतजाज किया, कांग्रेस ने आज के दिन को लेकर धरने की बात की है, लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ यहाँ पे नौजवानों का इतना बड़ा जुड़ाव देखना एक अलग तस्वीर बयान कर रहा है। अब क्या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक गैर कानूनी था, गैर आईनी था, या असल हकीकत को मद्देनजर रख के यहाँ की आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ था? CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। तो फिलहाल सिचुएशन पूरी की पूरी आपके सामने में है। कुछ लोगों के लिए ब्लैक डे है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बदलाव की सूरत हाल है और 6 साल के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को भी मिले हैं। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में आते हैं और जाहिर है कि पार्टी के लीडरान या फिर स्पोक्स पर्सन ही इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। एडवोकेट नीलूफर मसूद साहब हमारे साथ JKNC से होंगी। फिलहाल डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं BJP से, और रविंद्र शर्मा साहब कांग्रेस से
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र शर्मा साहब, सीधा आपकी तरफ आएंगे क्योंकि लगातार आप लोगों की कोशिशें चल रही है, एहतजाज आंदोलन चल रहा है और इस वक्त आज की तारीख। देखिए, हमने काले दिवस के तौर पे आज बनाया। 6 साल हो रहे, 6 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है और जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक डोगरा रियासत जो है उसको इन्होंने तोड़ फोड़ करके यूटी बनाया। और इसीलिए महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने उस रियासत का विलय किया था, उस स्टैचू के पास, उनके स्टैचू के पास हमने ये बताया कि हम उस कंप्लीट स्टेट को, फुल स्टेटहुड को हम वापस चाहते हैं। यो हमने मांगने के बगैर वादा किया था, लेकिन ये भी वो कौन सा वादा है जो कभी निभाया ना जाए। और वादा निभाने के लिए किया जाता है, हर चीज जुमला हो जाती है भाजपा के लिए। और 6 साल पहले उन्होंने पार्लियामेंट में जब संसद में इसको तोड़ा, 370 तो इनका मकसद था, मंसूबा था, एजेंडा था, वो अलग बात है, हम उससे सहमत नहीं, लेकिन इन्होंने तोड़ा। अब बट नेक्स्ट था 370 के बाद इन्होंने पार्लियामेंट में कहा, बार बार कहा, यहाँ जब कोई चुनाव होता है पंचायत से म्यूनसिपैलिटी तक, तब आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम छोटे बड़े नेता राज्य के दर्जे की बहाली के ऊपर वोट मांगते हैं। हालिया में असेंबली चुनाव में मांगा और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को आदेश दिया कि एज सून एज पॉसिबल स्टेट उनको बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार ने मान लिया कि हम देने वाले हैं, उस पर ऐसा मत सुनाइए। मान लिया 370 में सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल रविंद्र शर्मा साहब, लगातार हमने आपके आंदोलन भी देखे और कवर भी किए। मैं कुछ खास चीजें जो आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा, आप काफी सीनियर लीडर भी हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें अचानक क्यों हो गई, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये सारी चीजें थी जिसकी मुखालिफत आप करते रहे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कांग्रेस जाग उठी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके साथ रिवायती पार्टियां नहीं हैं जो जैसे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमेशा स्टेटहुड की बात करती रही है, लेकिन आपके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं? देखिए, आपको टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूं। मैं ये कह रहा था कि 370 आपने तोड़ा, स्टेटहुड का वादा किया, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया, यहाँ पे चुनाव के अलावा भी कहा, और कहा, हमने कहा स्टेटहुड अगर एज सून एज पॉसिबल तो इलेक्शन से पहले के, और इलेक्शन को लोगों ने खुशी में हिस्सा लिया इस उम्मीद पे कि फौरी तौर पे इलेक्शन के बाद स्टेटहुड होगी। 9 महीने हो गए, चुनी हुई सरकार को आप काम नहीं करने दे रहे। और मैंने कहा तो वो वादा कैसा जिसको पूरा ना किया जाए, हर वादा 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख की तरह हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम पार्टियां नहीं, जनता चाहती है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी का वर्कर भी चाहता है, लीडर का मुंह बंद है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वहां तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन भाजपा ने खुद वादा किया था, तो कोई चांद नहीं मांग रहा कोई। आइन के अंदर हमारा हक था जिसको आपने गैरकानूनी तरीके से दिया है। फिलहाल हम 370 चीज की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि स्टेटहुड का वादा आपने किया 6 साल से और ज्यादा कितने अर्सा चाहिए। आप कभी अप्रोप्रिएट टाइम लाते हैं, कभी वो लाते हैं, तो फेलियर आता है। पहलगाम आपके टाइम होता है, आतंकवाद आपके टाइम बढ़ता है, जम्मू सूबे में आतंकवाद आपके टाइम बढ़ा। 10-11 साल से आप बैठे, जिम्मेवारी कोई नहीं लेता, और जिम्मेवारी जो लेता है 3 महीने बाद कि मैं जिम्मेवार हूँ और इस्तीफा नहीं देता। इसलिए ये बड़ा अचंभा है कि जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक राइट आप बहाल नहीं करेंगे। लोग थका हुआ महसूस करते हैं। आप लाल किले से कहते हैं दिल्ली और कश्मीर के दिल की दूरी दूर करनी है, और आप वो बुनियादी पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों की थी। स्टेटहुड तो बहाल आप सीडीएम नहीं दे रहे, स्टेटहुड बहाल हो। लोग मानते हैं कि हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा रेत, हमारी बकरी, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारी जो लकड़ी है उसको बचाया जाए, उसको लूटा ना जाए। वो तो पड़ोस में हिमाचल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। वो कौन सी एंटी नेशनल डिमांड है? आइन के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन आप जो लोग स्टेटहुड की बात करते हैं, तो क्या गुनाह है? हम तो चुनाव तक तो हम थे कि ये दे देंगे, चलो हमारी बात ही मानते हैं। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, पार्लियामेंट में वादा किया है, चुनाव के बाद दे देंगे। हमने सब्र किया और हमने कहा कि 1 महीना 2 महीने, फिर हमने कश्मीर में, जम्मू में आज ये घर घर है, और आज ब्लैक डे है। स्टेटहुड कब दोगे? पार्लियामेंट सेशन है, बिल पेश करिए। तमाम इंडिया गठबंधन और तमाम वो पार्टी नॉन बीजेपी जो इनके सहयोगी भी हैं, मुझे लगता है अगर कोई ऐसा बिल आएगा उस पर वो भी समर्थन करेंगे। लेकिन वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ आप जो कर रहे हो
वो गलत मिसाल पैदा कर रहे हो। मैं ये भी कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त विलय किया था, 80% जम्मू कश्मीर की आबादी मुस्लिम थी। उन्होंने पाकिस्तान को तमाचा मारा कि हम टू नेशन थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं करते। लोग हमारे साथ थे, सिर्फ फौज नहीं लड़ी, जम्मू कश्मीर के वो लोग भी लड़े, कश्मीर के वो लोग भी लड़े और कबायली रेडर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुर्बानियां दे करके वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े कि भारत महात्मा गांधी और नेहरू के देश में हम जा रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। आज क्या दिखा रहे हैं? हम स्टेट के अखबार नहीं, ये हालत है जम्मू कश्मीर। चलिए जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, कांग्रेस हो या एनसी, जहां जहां पे भी आज हमने ब्लैक डे को कवर किया, वहां पे बात जरूर कही गई कि स्टेटहुड चाहिए, लेकिन इन जलसों में 370 की तख्तियां, 370 की बातें या उसी तरह की चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पे झलकती हुई नजर आई। दबी जुबान में कहीं ना कहीं आज के दिन को काफी बुरे अंदाज में कंडेम किया गया और 6 साल में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया गया। मैं आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया आपसे बात कर रहा हूं। रविंद्र शर्मा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर जसरोटिया साहब, देखिए 2-3 चीजें हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने इनको पूरा समय दिया, मेरी भी जरा पूरी बात प्लीज। देखिए कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं तो एक शेर से शुरुआत करता हूं कि आप कहां ढूंढने जाओगे मेरा कातिल। मैं ऐसा करो, मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पे दे दो। आज ये तो इनका हिसाब किताब ये है कि जब हम इनसे बात करते हैं इन सब चीजों की तो पूरे हिंदुस्तान में कुछ और बोलते हैं और यहाँ पर ये कुछ और बोलते हैं। आज ब्लैक डे कौन कौन मना रहा है? ब्लैक डे कांग्रेस मना रही है। तो ये हिंदुस्तान को देखना चाहिए कांग्रेस ब्लैक डे क्यों मना रही है। इसलिए मना रही है कि 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि रविंद्र शर्मा जी खुद कहते हैं कि मैं वेस्ट पाक रेफ्यूजी हूँ। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 60-70 साल तक जो हकूक नहीं दिए वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अब इन्होंने अपनी पार्टी से क्यों नहीं लिए थे, इसका जवाब यही दे पाएंगे। इन्होंने वाल्मीकि समाज जिसकी उत्पीड़ना 35 साल तक इन्होंने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गंदगी साफ करने के लिए चंद लोगों को यहाँ पर लाया था, जो परिवार इतने बड़े यहाँ पर हो गए जिनके बच्चे पीएचडी कर गए, लेकिन इनके उसी 370 जिसको आज काला दिवस कहते हैं, उस दिन के कारण उनके बच्चे यहाँ पर सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। आज उनको क्या बताएंगे आप, ये काला दिवस है या सफेद दिवस है, कौन सा दिवस है, जवाब देंगे। गोरखा समाज की बात कर लेते हैं आपके साथ, इसी तरह से आपके साथ एसटी समुदाय की बात करते हैं। एसटीज के ऊपर तो आपने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पेटेंट राइट समझा था उनके वोट के ऊपर। आज उन लोगों को उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हक हुकूक मिले तो उनके लिए काला दिवस है या सफेद दिवस है। आज काला दिवस कौन मना रहा है? या कांग्रेस मना रही है या वहां पर पाकिस्तान मना रहा है, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि जम्मू कश्मीर जिसे एक मसला बनाकर उन्होंने रखा था, किसी ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, और किसी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर नापाक मुल्क इस पाकिस्तान की रिकॉग्नाइजेशन है इसलिए बनाकर रखा था। उसका अंत हो गया जिस दिन 5 अगस्त 2019 की उस गुलामी की बेड़ियों से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने हमें जब निजात दिलवाई। आज इनके लिए वो मनाना इसलिए लाजमी है क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी यहाँ पर लूट खसूट की सियासत थी, जो उनका भाई भतीजावाद परिवारवाद चला करता था, उनको अंत मिल गया। सबका साथ सबका विकास के साथ आज जम्मू कश्मीर की जो यूटी है वो प्रोग्रेस कर रही है। पहले दिन जब इस असेंबली के अंदर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जब इनको लोगों को खिताब किया था, उन्होंने सबसे पहली बात की थी पिछले 4-5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया, जीडीपी डबल करके बताइए आपको। जेएंडके बैंक जिसे इन लोगों ने अपने घर का बैंक बनाकर रखा था, उस बैंक के अंदर करोड़ों रुपए का डेफिसिट चल रहा था, वो आज इनको यहाँ पर सरप्लस दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। इसी तरह से जब यहाँ पर 2.5 करोड़ टूरिस्ट की बात की गई, इसी तरह से यहाँ पर 42,000 नौकरियां और पूरी नौकरियां दी गई। इनके वाली 2.5 लाख बैकवर्ड अपॉइंटमेंट नहीं है कि 500-700 रुपए के ऊपर आपने 20-20 साल बेचारे डेली वेजरों का खून चूसने का काम किया। उसे नौकरी नहीं, उसे खिलवाड़ कहा जाता है। तो जब इनको पता चल गया कि ये सब चीजें होगी, हमने तो उनको बताया कह रहे उमर साहब या इनके बाकी पार्टी वालों को कि आपके 2014 में आपको कितना बजट मिला करता था केंद्र से, आज आपको डबल बजट मिल रहा है। आज इनके जो सहयोगी सरकार है यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने गलती से एक झूठा डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं मैनिफेस्टो वो उन्होंने बना दिया। इनके लिए तो झूठा ही है ना, हमारे लिए तो सत्य का प्रमाण और पत्थर है, लेकिन इनके लिए गलती से इन्होंने बना दिया इनकी पॉलिटिकल पार्टी, सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी में, जिसमें उन्होंने 1 लाख नौकरियों का झूठ बोला, 200 यूनिट बिजली का झूठ बोला, 12 सिलेंडर का झूठ बोला। आज इनको पता है वो पूरी तो होगी नहीं, तो इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और बड़ी बात आती है, ये कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। इस देश के अंदर कब से ये चलन चल पड़ा कि कोई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, कोई हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, कोई और मेजॉरिटी स्टेट है? अरे सभी के सभी हिंदुस्तानी मेजॉरिटी स्टेट है। ये मुस्लिम और हिंदू वाले चश्मे से आप कब से देश को देखते हैं? खैर आपका तो शुरू से ही 2 नेशन थ्योरी के अंदर जब देश के आपने 2
टुकड़े किए थे और नेहरू जी जून और जुलाई की छुट्टियों में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में बैठकर वहां पर पूरे का पूरा मंसूबा तय कर रहे थे कि किस तरह से दोनों देशों को बांटा जाएगा और किस तरह से चाहे लाशों पर ही सियासत हो, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड बनूंगा। तो हमें पता है, तभी आज आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है। अगर 2000 रुपया केंद्र से आता तो सारे अवानों के खाते में भी आता है, गीता देवी के खाते में भी आता है। और आप मुसलमानों के खैरख्वाह ना बनिए। छज्जर कमेटी की रिपोर्ट ने आपके किया 50-60 सालों का जो नाइंसाफी आपने मुसलमानों के साथ की है, वो आप ही के समय पर लोगों को बता दी थी। आप ही के समय पर शाह बानो जो 1.5 उम्र की महिला बेचारी अपने लिए इंसाफ तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, आपने उसको भी इंसाफ नहीं मिलने दिया। तो कम से कम उनकी आड़ में अपनी राजनीति ना करें। हिंदुस्तान का मुसलमान आज कांग्रेस से तंग आ चुका है। वो कहता है हमारा पीछा छोड़े जनाब, हमें तरक्की करने दे, हमें आगे बढ़ने दे। और यही हाल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है। जम्मू कश्मीर अगर तरक्की कर रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। अब आज की सरकार के पास अगर कोई मंसूबा नहीं है लोगों को आगे लेकर जाने का, उनका अगर कोई नीति और नियत नहीं है, तो इसके अंदर कसूर भारतीय जनता पार्टी का कहां से आता है? अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंस हो गया, बायसरण जैसा इंसिडेंस। अगर वो इंसिडेंस ना होता तो आज कहीं का कहीं हर चीजें पहुंच गई होती। लेकिन फिर भी भोले बाबा की कृपा से आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म वापस लौट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। और आप बोलते हो जी बायसरण का इंसिडेंस हो गया। बायसरण के इंसिडेंस के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 22 मिनट में इस नापाक मुल्क को हमने उसकी औकात दिखा दी कि हम क्या कर सकते हैं, घर में घुसकर मार सकते हैं। वरना आपका दौर भी हमें याद है कि हमारे फौजियों की कोई शीश भी काटता था तो आप हमारी फौज के हाथ पीछे बांध देते थे कि पाकिस्तान को कुछ मत कहिए, इनको कुछ कहेंगे तो हमें कुछ होना शुरू हो जाएगा। आज कर दिखाए जरा कुछ पाकिस्तान। ये चीजें बदली हैं यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद, जो शायद आपको लगता है गलत है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के आम नागरिक से पूछें, अगर चंद वर्करों के हाथ में तख्तियां झूठ की पकड़ाकर अगर आप लोगों को गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोग आज आपके साथ नहीं है। ये आपके टोटल यहाँ पर इससे पता चल गया कि काला दिवस केवल आप मना रहे हैं या पाकिस्तान मना रहा है। चलिए रविंद्र शर्मा साहब जवाब देंगे। इनके पास तो रिपोर्ट कार्ड है दिखाने के लिए, बीजेपी के पास, और वो दिखा भी रहे। कांग्रेस के पास, एनसी के पास क्या है? देखिए, इनके पास इतिहास की जानकारी थोड़ी कम है और ये वो नागपुर का इतिहास पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। जब वेस्ट बंगाल में इन दोनों ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी इन्होंने की थी और जिसको जिन्ना ने सपोर्ट की। इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास हुआ पहले वेस्ट बंगाल में, फिर सिंध में, उसमें हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थी, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए और पाकिस्तान बनना चाहिए। वो इनका रेजोल्यूशन था। कांग्रेस तो जोड़ती रही, पहली बात। और आज पाकिस्तान सबसे खुश होगा कि आप 6 साल में स्टेट भी दे आ रहे, वो खुश होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर को जितना आप दूर करोगे उतना उसका फायदा है। आप 22 साल की बात करते हैं, जम्मू में फौजियों पे हमले नहीं नजर। आपकी पीडीपी के साथ सरकार थी, आपने फौजियों के खिलाफ जताते थे जब बुरहान वानी को मारा गया, इसलिए आपके दौरे रह आप उन तमाम पार्टियों के साथ सत्ता में रहे। आज उनको पाकिस्तानी एंटी नेशनल प्रो पाकिस्तान कहते हो। अगर आपके साथ कल मिल जाए वो देशभक्त हो जाएंगे। आप देशभक्त हो जिन्होंने 52 साल जतानी चाहे, लेकिन जम्मू कश्मीर को तबाही का जाने पे आपने पहुंचाया है। हम बता दिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं रिफ्यूजी हूँ मगर मैं इनको बता दूं कि मैं स्टेट सब्जेक्ट 1947 से पहले भी था, मुझे कोई स्टेट सब्जेक्ट आपने दिया। मैं परमानेंट बाशिंदा था। मैं 370 के बावजूद भी मुझे वोटिंग राइट था। मैं विधायक बना, मेरी कम्युनिटी के कई लोग विधायक बने। हमें आप पर कोई उपकार की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन लोगों का भला करते। आपने तो सारे स्टेट हमारे हरिसी की और सारी स्टेट तोड़ दी। आप 370 में मान लेते कि आपको बड़ा दुख था। हमारे 300 परिवार वाल्मीकि जब कुछ लोग थे उनके साथ हिसाब करना चाहते उस हद तक कर लेते, जिनको नागरिकता देनी थी उनका दे देते। लेकिन आपने हमारी अपनी पहचान भी खत्म की। अब आप प्रवक्ता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर का कौन सा आदमी उसका भला हुआ? 45 साल का रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रिकॉर्ड आपका डाटा बताता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। आप तो कहते हैं दूध की नदियों पे। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि 1500%, 1500% राइट हुआ है ड्रग माफिया में 2018 से लेकर के 2023 तक। ये आपका कार्यकाल था 2014 से लेकर के। जिस उद्घाटन के लिए आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और स्टेट की बात पहली बार उन्होंने की नहीं की क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे। उसके लिए 5 बार मनमोहन सिंह जी आए उद्घाटन करने। वो ट्रेन बारामूला तक चल रही थी। जब आपने बीच का लिंक जोड़ा, वो भी सरकार यूपीए के टाइम का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। उधमपुर तक इंदिरा जी ने संक्षिप्त की। इसलिए डेवलपमेंट एक अलग एस्पेक्ट है, वो हक है। लेकिन पहली बार आपने जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का ज्ञान है।
जाहिर है कि जम्मू कश्मीर की पहचान, आइडेंटिटी और जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है उस हवाले से अब तक बहुत सारे सवाल हैं और वो बाकी भी हैं। लेकिन अगर माजी को, पास्ट को खंगाला जाए, तारीख के पन्ने उल्टे जाएं तो यकीनन इल्ज़ाम तराशियां एक दूसरे पे हो सकती हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जिस तरह की चीज़ें कर रही है कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, और रविंद्र शर्मा साहब आप जानते हैं कि सीनियर स्पोक्स पर्सन है, इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस का शुरू से लेकर के अब तक दिलों को जोड़ने का काम रहा है, मुल्क को जोड़ने का काम रहा है और बीजेपी का तोड़ने का। देखिए, अब मेरे से बड़े सीनियर हैं, लेकिन मैं तो सच्चाई तो बताना पड़ेगी। अगर कोई सीनियर भी गुमराह हो जाए तो मुझे लगता है कि उसे सच्चाई बताना पड़ेगी। बात यह आती है, इन्होंने कहा कि मैं भी रेफ्यूजी हूं, मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट है। जनाब, आपके पास रहा होगा, आप तो कांग्रेस के चहीते थे, एमएलसी आपको कांग्रेस ने बनाया, बड़े पुराने नेता हैं, लेकिन आप जैसे और कितने लोग थे और वेस्ट पाक रेफ्यूजियों को क्यों नहीं हक दिए? वो बेचारे लोकल चुनावों में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बाकी आप उनसे अपने वोट की से दगा लिया करते थे। उसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने बात की कि हमने जी हमारे टाइम पे यहाँ पर जो है टनल्स बनी, एकमात्र टनल जनाब जिसका नाम जो है नेहरू टनल रखा गया, वो बनाया भी किस लिए गया था? वो बनाई गई थी जर्मन के द्वारा। उसके ऊपर बाद में नेहरू जी का बोर्ड लग गया। वो एकमात्र टनल थी जो आजादी से लेकर उससे पहले भी यहाँ पर, वो जो आजादी के बाद यहाँ पर बनी है। उसके नीचे एक आधी अधूरी नाशी टनल थी जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर पूरा किया। आज 8 से 10 टनलें उसी कौमी शाहरा पर बनी है और रेलवे आज रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गई। जोजिला टनल की अगर नींव पत्थर अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी जी के समय का रखा हुआ था, उस पर काम कभी नहीं हुआ। वो कंप्लीट कब हुई? जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, जब टनल कंप्लीट हुई तो सबसे पहले फारूक साहब उसमें से बाहर निकल कर आए। चले, वहां के मेंबर पार्लियामेंट थे, पब्लिसिटी लेना उनका हक बनता होगा, उन्होंने ले ली होगी। अब ये कहते हैं जी आपने झंडा नहीं चढ़ाया। इतने मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, पढ़े लिखे, बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि इससे पहले इंडिया वाज गाइडेड बाय फ्लैग रूल्स। फ्लैग रूल्स के अंदर आप अपनी प्राइवेट बिल्डिंग में हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लगा सकते थे। अगर फ्लैग रूल्स आज उसके बाद आज हर जगह लगाया जाता है। और आप ये तो बताइए कि इन सब चीजों की जब आप बातें करते हैं तो आप लोगों को झूठ बोलने की बात करते हो। 2 नेशन थ्योरी किसने बनाई? क्या लॉर्ड माउंटबेटन के साथ नेहरू जी नहीं थे? और 2 महीने क्या कर रहे थे? इन्होंने उसका जवाब भी मुझे नहीं दिया कि क्यों वो शिमला के अंदर जो जब बैठे थे 2 महीने की छुट्टियों में, तो क्या वहां पर तय हो रहा था? इनकी उस प्रधानमंत्री बनने की जो भूख थी, उसके चलते कितने लोग बेचारे बेघर हो गए, कितनों की कत्लो गारत हुई है। पूरी पूरी ट्रेनें कट कर लाहौर से यहाँ पर आती रही। चाहिए क्या था कि मुझे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बनना है पहला हिंदुस्तान का। ये तो सच्चाई है। आज अगर हम सच्चाई की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर भी तो आप ही की गलती है। वो पीओजे के जो है वो तो आप ले सकते थे। आपने 90,000 से ज्यादा उस समय हमारी फौज ने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के सैनिक सारे के सारे बंदी बनाए थे। अगर उस समय भी आप चाहते तो आप ले सकते थे। आपकी कभी नीयत नहीं थी, क्योंकि आपने खुद प्लेटर में प्रोस कर दिया था पाकिस्तान को पीओजे के। कारण क्या था कि वहां के लोगों को बेचारों को कश्मीरी बोलना नहीं आती थी। ये कसूर था उन लोगों का, और वो पर्टिकुलरली एक सेक्स से बिलोंग करते थे। अरे हमने बड़ी नाइंसाफियां देखी हैं आप लोगों की। आज अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस गुलामी की बेड़ियों से निजात मिला है, हमारे यहाँ पर रहने वाली बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलता था। पाकिस्तान से आई हुई बच्चियों को यहाँ पर जो है कोई शादी करती थी तो उसको यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट दे दिया करते थे। और कितनी नाइंसाफियां मैं आपको गिनाऊं इन लोगों की। कम से कम किसी चीज का तो, एक चीज का तो जवाब दे देते। आज आप फिर लोगों को गुमराह करने के लिए चले हुए हैं। मैंने इनको कहा कि 2014 में कितना बजट था जम्मू कश्मीर का, जरा ये तो बताएं। 2014 में जो बजट उस समय इनकी सरकार यहाँ पर उमर साहब के साथ सहयोग के अंदर बनी हुई थी, उसके अंदर तो जो बजट दिया जाता था उसके अंदर लद्दाख भी इंक्लूडेड था। और आज उससे डबल बजट मिल रहा है, जिसके अंदर केवल जम्मू और कश्मीर है। लद्दाख का बजट अपना अलग से है। अब इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं लोगों का भला कर पा रहे हैं तो कसूर इनका है किसका? बैड वर्क मैन कॉज विद दिस टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमने तो आपको दिया, रोल मॉडल दिया, इसके ऊपर काम करे, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चले। और आप फिर वही बात पे आ जाते हैं, ये मुसलमान रियासत थी, ये वो रियासत थी, वो रियासत थी। इसका विलय हिंदुस्तान के साथ ग्रेट महाराजा हरि सिंह ने किया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इनको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भेज दूंगा। और उस ट्रीटी के अंदर बीजेपी अगर मुसलमानों की इतनी हिमायत है, जम्मू कश्मीर को तरक्की देने के लिए तमाम तरह कदम उठाते हुए नजर आती है, तो जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हुकूक है, वो उसमें इतनी ताखिर क्यों हो रही है, उतना लेट क्यों हो रहा है? जो लोगों को मिलना चाहिए फौरी तौर पे दें। और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई एनसी सरकार की जो नाकामियां हैं वो साफ तौर पर लोगों को नजर आ जाए, उसके बाद हम देंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा है और सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है वो अपना माथा टेकती है कि बीजेपी की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा है, स्टेट हुड नहीं। देखिए, 6 साल पहले तो उन्होंने वादा किया, आप बहुत मांग। माननीय गृह मंत्री जी ने जब इस चीज के लिए कह दिया तो बिल्कुल
बात आती है कि इस चीज का तो होना ही है, लेकिन कांग्रेस तो पूछे क्या आप दे सकते हैं या एनसी दे सकती है? देगी तो भारतीय जनता पार्टी, फिर आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और हमने तो वादा किया हुआ, सही समय जब भी आएगा उसका जरूर दिया जाएगा। ये लोग केवल और केवल अपने सियासी पूछिए जनाब, इनसे ये तो पूछिए कि ये जम्मू कश्मीर की इस स्टेट को यूटी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आपने बनाना बना दिया था, लूट खसूट का अड्डा बना दिया था इसको, इसीलिए करना पड़ा ये सब कुछ। टेररिज्म पे यहाँ पर आपने पनपा दिया, 87 के बाद रिगिंग आपने कर दी, जीतों को आपने हरा दिया, जमहूरियत का गला आपने दबा दिया, तो यहाँ पर ये सब कुछ करने की नौबत आई। पहले कश्मीरी हिंदू को विस्थापित किया गया, फिर कश्मीरी मुसलमानों की लाखों की कब्रें यहाँ पर बनाई गई। इतने कसूरवार तो आप हो, आपके एनसी पीडीपी के सबके हाथ तो मासूम लोगों के खून से लगे हुए हैं, और आप किस तरह से हमसे सवाल पूछ सकते हो? हमारा दामन तो बिल्कुल पाक है। भला कर दिया, नौकरी कहाँ है? ठीक है रविंद्र शर्मा साहब, आप जिस तरीके से बीजेपी को कटघरे में खड़े करते हैं, ओके आप कर सकते हैं, अपोजिशन में वो हैं और सवाल नहीं बनता वहां पे, आपका हक है। मैं सर एक लेट मी कंप्लीट, मैं सिर्फ इतना सवाल जानने की कोशिश करूंगा। बीजेपी जिम्मेदार है सर, लेकिन आपके साथ, आप जिनके साथ हुकूमत में हैं, उनसे भी तो पूछिए कि साल भर में आपने क्या किया। रविंद्र शर्मा साहब पूछिए, वो नहीं जाते स्टेटस, पूछ लीजिए, वो अपना मांग कर रहे हैं, क्या करेंगे? आप चीफ मिनिस्टर को रोक लेते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर को अगर रोका जाता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अवाम को रोका जाता है, अवाम की मसाइल हल नहीं हो रहे, प्रॉब्लम्स उनकी दूर नहीं हो पा रही, तब आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही? आप जिसके साथ है उनको घेरिए पहले। नहीं, सरकार कैसे करे? मैंने बताया कि बजट में कटौती कर देते हैं, कानून यह है कि 10% तो आपको हर साल इंक्रीज करना होता है। पिछले साल का बजट निकालिए, उससे पिछले साल आप 14 और 47 का बजट निकालोगे आप। हाँ, तो 2047 के खाब दिखाते हो, तो उस वक्त ना मैं जिंदा होगा ना दूसरा कोई होगा, मोदी जी तो नहीं होंगे। लेकिन आप 2022 की, 24 की, 25 की बात कर, वो नहीं करते, 26 की नहीं करते। मैं कहता हूँ बजट कौन देगा? 11 साल पहले इन्होंने वादा किया था डेली वेजेस के साथ, हम आएंगे पक्का करेंगे। वो 11 साल से नंगे होकर के जम्मू की सड़कों पे उन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने धोखा दिया, वादा खिलाफी की, आपने क्यों नहीं पक्का किया? अगर किसी को रोजगार दी, वो आज सारा पानी और बिजली, वो लड़के खंबे पे मर जाते हैं 25-25, 20-20, 15-15 साल से, 10 साल 7 साल के बाद उनको पक्की नौकरी दीजिए, तनख्वाह बढ़ाइए। आप तो अपनी तनख्वाह आपने बढ़ा दी थी जो उस वक्त, लेकिन उन लोगों की क्यों नहीं? आपको नहीं नजर आया? हमने अपराध किया, हमने घोर अन्याय किया, आपने क्या किया? रिफ्यूजीज के लिए पैकेज बनाया कांग्रेस ने और एनसी ने मिलकर के 25 लाख फी फैमिली दो, जिसमें मेरा परिवार, इनका तो परिवार का कोई नहीं मरा, मेरा सारा परिवार शहीद हुआ और मेरा सिर्फ दादा बचा और मेरा बाप फौज में था, और एक भाई जो है उनका वो शहीद होकर वीर चक्रा है। लेकिन हम नहीं रोते, आपने को एहसान नहीं करना था, लेकिन पैकेज हमने बनाया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा 30 लाख दीजिए, आपने 5 लाख का पैकेज दिया, 10 साल से अभी वो भी नहीं मिला। आपने 50 पैसे भी दिए कभी? हमने तो दिया, लेकिन आपने 50 पैसे भी दिए कभी? पैकेज हमने बनाया, जमीनें हमने। रविंद्र जी क्यों झूठ? ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। नौकरी सब कुछ मिला, लेकिन आपने जो वादे किए झूठे किए। हमने फिर वीडियो को, आज अगर मैं बसा हूँ वो कांग्रेस सरकार की देन है। मेरे पास अगर एग्रीकल्चर लैंड थी तो मैं यहाँ पाके यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन हम तो उजड़ के आए थे, परिवार कट के आए थे, और कई परिवारों का कोई बच्चा यतीम। ठीक है, डॉक्टर जसरोटिया जवाब देना चाहेंगे आप? नीलूफर साहबा आ गई हैं, उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। डॉक्टर जसरोटिया आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, जब खासकर जब झूठ बोलते हैं तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं जी हमने कहा था 30 लाख रुपए, 50 सालों में आपने 50 पैसे नहीं उनको दिए कभी भी, तो आपने कौन से पैसे दे? 50-60 साल तो आपने कुछ नहीं दिया उनको। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के लिए आपने क्या किया? एक जवाब नहीं आया रविंद्र शर्मा जी की तरफ से क्या हमने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इसी तरह का झूठ बोल के अगर हमने राजनीति करनी है तो आप कर लीजिए। तभी तो लोगों ने आपको 3 आंकड़ों से 2 आंकड़े और अगली बारी आर्यभट्ट के 0 को आप सलामी देते नजर आएंगे। आप बोलते हैं डेली वेजर लगाए किसने थे 96-97 में? तब भी आप ही की इनके साथ सरकार थी। मुझे बताएं, 500 रुपए के ऊपर आपने इनका खून चूसा 20-25 साल तक। अब आपकी सरकार इनके साथ है, आप तो सरकार के अंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आप क्यों नहीं पक्का करते? हमारी सरकार आती जनाब तो सबसे पहला हमारा वादा था कि इन सबको हम पक्का करते, हकदार को हक दिलाते, लेकिन आपने जो उनके साथ किया हुआ है उसे षड्यंत्र कहा जाता है जनाब, और ये पाप किया आप लोगों ने। लेकिन वक्त आएगा हम सबको इंसाफ दिलाएंगे इसके अंदर। बड़ी बात यह है कि इन 6 साल के अंदर क्या पाप हुआ है जिसका असर या जिसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, मैं आता हूं रविंद्र शर्मा साहब आपकी तरफ। नीलूफर साहबा जी का इस्तकबाल करते हैं।
जी रविंद्र शर्मा साहब, आप बोल लीजिए पहले। फिर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मान लीजिए आपने 4 तारे लाए, बहुत खुशहाली लाई, यहाँ नदियां बहा दूध की, मगर आप स्टेट हुड नहीं देंगे। वादा किसे किया? प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, सुप्रीम कोर्ट में किसे? अगर आज लोग मांग रहे तो आपको बुरा लगता है। आज हम पाकिस्तानी हो जिनके 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए और हम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। आप हिंदुस्तानी हो, आप जो फिरका परस्ती फैलाते हो, आप हिंदुस्तानी हो। हम लोगों को जोड़ने वाले हमें आप कहोगे, जिनके कई एमएलए मंत्री मर गए, उसमें कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी भी शामिल है। आप तो कल पैदा हुए जम्मू कश्मीर में, आप तो बंगाल के पार आपका बच्चा नहीं था, और आपके लोगों को 15 सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने देखा पूरी टीवी पे, और लोग मर रहे हैं ऐसे 22 साल में। 2 सिपाही आपके पास नहीं थे, 2000 आदमी यहाँ डेली जाता था और आप सोए थे, और आप कहते हैं कि हमारे हाथों में देश सुरक्षित है, कश्मीर सुरक्षित। जम्मू में फौजियों पे अटैक हुए, आपके दौरान क्या नहीं हुआ? पुलवामा नहीं हुआ? शर्म नहीं आती आप? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। नीलोफर साहिबा भी जुड़ चुकी हैं। नीलोफर साहिबा, 6 साल बेमिसाल या फिर 6 साल में जम्मू कश्मीर का जवाल? मैं जानती नहीं हूँ कि ये बेमिसाल किस हिसाब से कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर हिस्ट्री में देखेंगे, हमारी डेमोक्रेसी जो है अपने मुल्क की, वो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने आइन की तरफ देखते हैं तो उन आइनों की धज्जियां आज ही के दिन उड़ाई गई थी, वो भी हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज 6 साल के बाद अगर आप मुझे एज ए आम शहरी पूछेंगे, पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, हम किससे ताल्लुक रखते हैं किसे, लेकिन अगर आप आम शहरी से पूछेंगे कि भाई आपने क्या नया देखा इस विकसित भारत में, जो विकसित जम्मू कश्मीर है हमारा, इसमें आप क्या देखते हैं? अगर आप बेस लाइन की तरफ जाएंगे, उसमें आप देखेंगे हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना आज छू रहा है आसमान को, जिसमें आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही आपको मिलेगी। आपने पीस के लिए कहा था आज ही के दिन पार्लियामेंट में, अनफॉर्चुनेटली वो पीस आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। हमसे ये वादा किया गया था और कहा भी गया था, क्योंकि मिलिटेंसी टेरर को 370 के साथ जोड़ दिया गया था, 35A के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम आज नजर पीछे की तरफ दौड़ाते हैं, खुसूसन 2019 के बाद का पीरियड जो है, उसमें आपने टारगेट किलिंग्स भी देखी, उसमें आपने रिसेंटली बाइसरन देखा, उसमें आप अभी जो हमारा ये एनकाउंटर, आई डोंट नो वेदर दैट इज फिनिश्ड और नॉट, जो कुलगाम में कुछ दिनों से चल रहा है, तो वो चीज जो थी मिलिटेंसी या टेरर अटैक, जिसको 370 के साथ जोड़ दिया गया था, आज ये लोगों को समझ आ रहा है, पूरे ग्लोबली ये लोग समझते हैं कि उनका कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मिलिटेंसी इज समथिंग एल्स, टेररिज्म इज समथिंग एल्स, और जो प्रिविलेजेस हमें 35A की शक्ल में, या जो ब्रिज प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में 370 था, उसको खत्म करके आज हम कहां पर है? ठीक है, मैं मानती हूँ पॉजिटिव चेंजेस कुछ है जिसमें पथराव नहीं हो रहे हैं, मैं एडमिट करती हूँ इसको, हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में वापस आने के लिए फिर से एक जम्मू कश्मीर के वासियों को पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो आप मुझे बता दीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के तशक्कुस की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करते हैं, क्या बात है, क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर आते आते जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है? अभी आपका स्टेटहुड हम मांग कर रहे हैं, पुरजोर मांग कर रहे हैं, और हम पुरुम्मीद भी है कि जो ये सेशन अभी चल रहा है, आइंदा आने वालों में दिनों में हम ये पुरुम्मीद भी है, क्योंकि हमारे साथ जो वादा किया गया है, नॉट ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। आप अगर पीस मानते हैं है, आप अगर ये कहते हैं डेवलपमेंट तो है, अगर अप्रोप्रिएट टाइम आपके मुताबिक नहीं है, इस वक्त नहीं है, फिर मुझे नहीं मालूम कि वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, क्योंकि आपने इससे पहले बम्पर वोटिंग देखी जिसमें 62% के आसपास लोग बाहर निकले, फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा किया, फिर उन्होंने मैसिव मैंडेट गवर्नमेंट को दे दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु इज रनिंग द गवर्नमेंट। बट द थिंग इज कि जो लोगों का एक विश्वास है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने माननीय होम मिनिस्टर साहब पर, तो वो प्रोमिसेस जो है वो पूर्ण करने की वो जरूरत है कि इस वक्त वो हो जाए। आप बेस लाइन पर आप ये शायद यहाँ पर मुझे अभिजीत जी भाई बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि भाई आप अपना मैनिफेस्टो देख लो। देखिए, आपके बिजनेस रूल अभी 3
अभी 9 महीने हो गए गवर्नमेंट को, अभी आप क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो आप हमसे कहेंगे कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाइए। जहां हमें लगता है, जिस जगह हमें लगता है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी कारकर्दगी दिखाए। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है जो एलिंग था, कोशिश कर रहे हैं उसको रास्ते पर लाने की। चाहे एजुकेशन सेक्टर है, एलिंग था, कोशिश कर रहे हैं उसको वापस रास्ते पर लाने की, ट्रैक पर लाने की, ताकि बच्चों को सहूलियत मिले, पेरेंट्स को सहूलियत मिले। एक जो अच्छा टैलेंट है, प्रोडक्ट जो हमारा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो ग्लोबली कंपीट कर सके उन लोगों के साथ जो आगे आगे चल रहे हैं। साथ में आपका हॉर्टिकल्चर, साथ में आपका एग्रीकल्चर, कोई भी शोबा आप ले लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को आहिस्ता 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 चले। लेकिन आप अपनी तरफ देख लीजिए, आपके भी अपने, मैं बीजेपी से मुखातिब हूं, उनके भी अपने एमएलएज हैं, साहिबान हैं। मुझे बताइए एक वन डे, जस्ट कोर्ट में वन डे, जब उन्होंने पुरजोर कोशिश की होगी, एक आवाज में कहा होगा असेंबली में खड़े होकर, नहीं भाई बहुत हो गया, हम भी सेंटर से गुहार करते हैं कि हमें रेस्टोर किया जाए स्टेटहुड कम से कम। क्योंकि अगर इम्पेडिमेंट्स इस वक्त मौजूदा सरकार को हो रही है खुले आम अपने लोगों के मुतालबे कंप्लीट करने में, उनके काम करने में, तो उनको भी दिक्कतें हो रही है। तो क्या वजह है कि वो सेंटर के उन वादों के नीचे, मैं नहीं जानती क्या इंटरेस्ट है उनका, क्या नहीं है, या उनकी लाइन ही ऐसी है, विप इनका ऐसा है कि भाई आप बात नहीं करेंगे। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, बट द थिंग इज दे नीड टू टॉक अबाउट द पीपल। आज हम 6 सालों के बाद अगर 5 अगस्त को देखते हैं, किस हिसाब से हम कहें कि प्रॉस्पेरिटी है? अभी तो हमारी डेमोक्रेसी जो राइट पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए बहाल नहीं हुई है। अभी हमारे बिजनेस रूल्स जहां जानबूझकर कंफ्यूजन में रखा गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, ताकि उनको पता ही नहीं चले कि भाई आपका डोमेन कहाँ है, आपको किस तरीके से काम करना है। तो ऐसे काम नहीं होंगे। जरूरत ये है एक लाइन पर खड़ा होना, एक समित में खड़ा होना, एक समित में अपने प्रधानमंत्री से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने होम मिनिस्टर से, उनसे गुहार लगाना कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम। चलिए, हो सकता है, और लेकिन ये सवाल भी बड़ा खड़ा हो रहा है कई तरफ से, और मैं पूछूंगा अभी रविंद्र शर्मा साहब से, लेकिन पहले जवाब ले लेता हूं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो डेवलपमेंट है, जो तेजी से रफ्तार जम्मू कश्मीर की पकड़ी है, और जो ओवरऑल दूर तक जम्मू कश्मीर को एक सही रास्ते पे, सही दिशा में लेके जा रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियों को दिख नहीं रहा है। खैर, इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर जसरोटिया साहब, बहुत सारे कंसर्न और बहुत सारे सवाल हैं जो नीलोफर साहिबा ने उठाए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो मैंने फिर से स्टेटमेंट यूज करता हूँ, बैड वर्कमैन कम्स विद हिज टूल एंड हार्ड टूल्स आल्सो। इन केस अगर नीलोफर बहन अगर बात कर रही है, तो बात ये आती है कि आपने जो बात की है, मुझे एक बात पता है, कौन रोक रहा है आपको इन सब कामों से। मैं अभी बांदीपुरा, अभी गुरेज, कभी बारामूला का टूर लगा के पिछले महीने ही आया हूं। आपके विधायक इतनी जहमत नहीं करते कि लोगों से पूछे उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक सिवाय पुलिस को छोड़ दीजिए, बाकी तो सब कुछ आपके पास है। अरे बजट की भी बात करते हैं, रविंदर शर्मा जी को मैंने बताया कि 2014 के अंदर जो बजट था उससे डबल बजट है, और लद्दाख का अलग बजट है, यानी कि जम्मू कश्मीर का ही केवल बजट आपके पास डबल है। आप सहयोगी सरकार है, मैं तभी बोल रहा हूं आपको। अब आप काम नहीं करना चाहते। बारामूला के लोग बेचारे जो मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए, क्योंकि वो फ्रेश पानी के साथ गंदा पानी मिल रहा है उसके अंदर, क्या ये काम आपके लोकल विधायक ने नहीं कर रहा? वही प्रॉब्लम गुरेज की है, वहां पर भी जो है लोकल विधायक अपनी सियासत लगा के बैठे हुए हैं, वहां पर भी लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो। आपके पास एक बहाना होता है काम नहीं करने का, आप लोगों को कहते हैं जी हमारे पास हक हकूक नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। कोर्ट से कौन से आपको इख्तियारात चाहिए? 4-5 साल का तो आपको रिपोर्ट कर दिया कि दीजिए, आप भी 42,000 नौकरियां लोगों को, और पूरी नौकरियां दीजिएगा, वो 500-700 रुपए वाला छलावा ना कीजिएगा लोगों के साथ। अब आप अगर कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम अगर वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप कसूरवार किसको कहेंगे? अरे हम तो जानते हैं, अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित पूरे का पूरा हिंदुस्तान होगा, जिसके अंदर सभी यूटीज और सभी स्टेट्स भी आती हैं। हम ये तो ना कहते हैं केवल चंद बीजेपी प्रशासित जो राज्य है वो ग्रो कर जाए तो हिंदुस्तान ग्रो करेगा, लेकिन आपकी नीयत और नीति में कुछ तो होना चाहिए लोगों के करने के लिए। आपके अभी भी एमपी आगा रूला जैसे लोग बोलते हैं, अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो कल्चर डिवीजन हो गया हमारे यहाँ पर जी, जिसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। अभी भी आपका माइंड सेट ये नहीं है कि टूरिज्म, हम तो जाने जाते थे अपनी मेहमान नवाजी के लिए कि मेहमान भगवान का रूप होता है, और आपके यहाँ पर विधायक, आपके यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि कल्चर डिवीजन हो गया हमारा।
ये तो अभी भी आपकी मानसिकता वही है जो आपकी 87 में मानसिकता शुरू हो गई थी, वैसी मानसिकता से आज भी ग्रसित है। आप किसी भी तरह से कश्मीर का भला नहीं चाहते हैं। अगर आप भला चाहते होते तो पहले यहाँ से कश्मीरी हिंदू ना जाते, उनको मार काटना होती, उसके बाद 1 लाख कब्रें यहाँ ना बनती, और उनके अंदर पूरे का पूरा जो है आपके हाथ भी उतने ही उनके खून से रंगे हैं जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी के रंगे हैं। हमें कम से कम उन लोगों को, बेचारों को, उनके इंसाफ तो दीजिए और मानिए तो सही कि हमसे गलती हुई है। आज अगर हम इनको आगे लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर 370 की ओर। और मुझे एक बात तो बताइए कि 370 जिस तरह से हमारे ऊपर नाफिज किया गया था, जबरदस्ती लगाया गया था, उसके अंदर कौन सा लोअर हाउस और अपर हाउस में डिस्कशन हुई थी? नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर शेख साहब के कहने पर 370 लगा दिया। अब जैसे हमें निजात मिली है, इससे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होगा? लोअर हाउस, अपर हाउस, 148 करोड़ लोगों ने इस पे स्टैंप लगाई है, इसे आप कहते हैं जी के ये गैर संवैधानिक हो गया। अब संवैधानिक अगर मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आगे आप कोई और संविधान खड़े करोगे तो हम उस संविधान को नहीं मानते हैं। मेरे तिरंगे के आगे कोई भी और तुच्छ झंडा आएगा, हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे लिए तिरंगा ही सबसे ऊपर है। ये है मेरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान बदल चुका है। अब आपको और आपके पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, वरना आने वाले समय में मैं देख कर रहा हूं कश्मीर की पल्स, कश्मीर के लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों में आपको इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, लेकिन हमने तो यही सुना था कि महाराजा ने खुद ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसी राहें पैदा कर दी थी, ऐसे कवानीन बनाने की बात कही थी जिसमें जम्मू कश्मीर 370 या 35 जैसे मुद्दे आते हैं। खैर, इसके ऊपर आपकी जरूर राय लूंगा, लेकिन पहले रविंद्र शर्मा साहब, सवाल यही है कि नीति और नेक नियति दोनों पे आपके सवाल उठ रहा है। ये आपने दुरुस्त फरमाया, और ये अगर किसी को सीखना है तो डॉक्टर करण सिंह जी का जो है इंटरव्यू पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा 335 के बारे में, कि क्यों महाराजा हरि सिंह ने इस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू किया था, और क्यों ऐसा कानून बनाया था कि जो है ये एक टूरिस्ट और हिली स्टेट थी। और ऐसे ही पाबंदियां हिमाचल में भी, सिर्फ 370 को एंटी नेशनल बता दिया था, वो भी आइन का 370 था। 371 ए से लेकर ये तक कई रियासतें, कर्नाटका तक भी वो कानून है, लेकिन वो एंटी नेशनल नहीं हुए। लेकिन इन्होंने कहा था कि 370 की वजह से सारे अलगाववाद, आतंकवाद है। 370 को खत्म किया, आज 6 साल हो गए। मुझे इस चीज का जवाब दें कि आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया, पाकिस्तान से आतंकवादी आने खत्म हो गए। आप तो मनमोहन सिंह जी को पूछते थे कि BSF आपकी, फौज आपकी, ये उग्रवादी कहाँ से आते, कैसे आते हैं? आप पता लग गया होगा मोदी जी को 11 साल से। आपने तो सारी तारबंदी, घेराबंदी सब कुछ कहा था। ओपोजिशन में तो आप सारे सवाल पूछ सकते थे कि भाई मेरी छाती 56 इंच है, मनमोहन सिंह जी की नहीं है। आज पता लग गया। और यह है कि वो आतंकवादी तो चल रहे हैं, और 22 साल का एक मिसाल है, वो एक नहीं है। रजौरी, पुंछ में, कठुआ की पहाड़ियों में, उधमपुर में कोई जिला जम्मू का बचा नहीं जो पिछले 3-4 साल में छलनी नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो कश्मीरी पंडित और जम्मू के मुलाजिम और वहां के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबको शहीद किया गया, वो इनको नजर नहीं आता। सिर्फ पत्थरबाजी बंद हो गई है ना, तो हालात ठीक हो गए। और आज आप मुझे बताइए, अगर किसी और सरकार ने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया होता, छेड़छाड़ की होती, मौनी अमरनाथ यात्रा को 2019 में भी आपने कहा कि बहुत बड़ा खतरा हो गया है, हमला होने वाला है, और इसलिए हमें ये बंद करनी पड़ेगी, और आपने उसको अबॉर्ड कर दी। आज कौन सी इतनी हालात खराब है? क्या वजह थी कि आपने 3 दिन पहले 9 अगस्त को जो है वो खत्म होती है, जिसे रक्षाबंधन होता है। महंत दीपेंद्र गिरी जी जो उस होली मेज के कस्टोडियन है, उन्होंने कहा, दुख जताया, और हमको है कोई और सरकार होती तो जम्मू कश्मीर के तमाम कपड़ा जो है वो जला दिया गया होता और जा रहे होते। लेकिन एक बात करते हैं, क्या वजह है? और आप बहाने बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर को आप मुझे बताइए कि आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो गया। चलिए, यहाँ पे कांग्रेस रुकी हुई है, टिकी हुई है कि अलगाववाद और मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नीलूफर साहब, आप डॉक्टर जसरोटिया का जवाब देना चाहेंगे? पहले देखिए, जो अभिजीत जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बल्कि जो अवाम सुन भी रही है वो भी उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल जो क्रीम था वो इनके पास था। इन 10 सालों में हम एक नारा सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, हर घर नल, हर घर जल।
तो कहाँ ये जल पहुंचा, ये कहाँ गायब हो गया? अभी सरकार को 9 महीने हो गए। जो ये गंदे पानी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए वो पानी कहाँ चला गया। नल तो है नहीं तो जल कहाँ से आएगा, जिसमें ये नाकामयाब रहे। फिर साथ में आपने ये भी हमसे ये कहा कि हमें ये स्लोगन भी बड़ा पसंद आया कि सबका साथ सबका विकास, आप सबको साथ चलाएंगे। वो विकास जम्मू कश्मीर आकर कहाँ चला जाता है ये समझ नहीं आती है। आप बार बार एक ही चीज कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि यहाँ पर चाहे आतंकवाद चाहे अलगाववाद था, वो सिर्फ 370 को लेकर था 35 से। जो यहाँ पर खून बहा, जिसमें आप 1 लाख लाशों की बात कर रहे हैं। देखिए, आज आपको भी ये समझ आना चाहिए, जब 22 रन जैसे वाक़ा हो जाते हैं, उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि भाई ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। एलजी साहब ने तो अपना वो पलड़ा झटक दिया ये कहकर कि भाई ये लैप्स है, तो आपने जिम्मेदारी ली, इस लैप्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज के दिन कितने ही एमएलए साहिबान, इंक्लूडिंग और चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी इस वक्त नजर बंद है। क्यों बंद है? अगर हर कोई अवाम आपके साथ है, हर कोई चीज आपके साथ है, तो क्या वजह आप लोगों को घरों में बंद कर देते हैं? क्या उनको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है? कम से कम इस गवर्नमेंट ने एक चीज यहाँ के लोगों को दे दी है, वो खुले आम सामने आकर अपनी बात रख देते हैं। लेकिन आपने तो यहाँ की जबानें ही बंद कर दी है। आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एक राज रखा था, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी या जितने भी हालात खराब हुए इन्हीं लोगों ने किए। आपको वो वक्त याद नहीं है जब 90s था, इस वक्त पीक पर यहाँ पर मिलिटेंसी थी, तो यही मेन स्ट्रीम के लोग थे जिन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को जिंदा रखा, बल्कि उसको आगे चलाए। फिर जाकर आपको 2014 दे दिया, जब मैसिव इलेक्शंस हो गए इसी तर्ज पर, जिस तरीके से लास्ट टाइम 2024 में हो गए, वहां पर भी 62% वोटिंग हो गई थी। उस वक्त भी अगर आप टूरिज्म को देख लेते, 1 करोड़ को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिगर कि जिस वक्त अमरनाथ जी की यात्रा थी या वैष्णो देवी पर वो शरणार्थी आ जाते थे, हम उन फिगर्स को ऐड नहीं करते थे, लेकिन उन फिगर्स को 1 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ था। तो वो प्रॉस्पेरिटी का जो वो वक्त था वो आपके हवाले कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? कहाँ अचानक से जो टारगेट किलिंग 16 साल पहले खत्म हो गई थी, फिर से 2019 के बाद फिर से वो चीजें हमने देखी। तो ये दर्शाता है कि डेवलपमेंट के साथ या मौजूदा गवर्नमेंट के साथ इस मिलिटेंसी का, इस टेररिज्म का कोई ताल्लुक है ही नहीं, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इस वक्त पावर तो आपके पास है, अगर हम पुलिस की बात करते हैं। रही बात दूसरे पावर्स, जितना हमारा डोमेन है हम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग द रिजल्ट्स। लेकिन मसला ये है, आपके पास बिजनेस रूल्स है, अभी आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, अभी ट्रांसफर्स आपके ऑफिस से हो रही है, अभी दूसरे मुद्दे, अगर हम सुबह मीटिंग कर लेते हैं शाम को आपकी हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने की जरूरत है। न सिर्फ खत्म करने की जरूरत है, बल्कि वो पोजीशन जो 5 अगस्त 2019 से पहले थी वो रेस्टोर करने की जरूरत है, ताकि एक कमिटमेंट जो 370 की शक्ल में थी, जो हमारे इनहेरिटेंस लॉ थे 1927 महाराजा के टाइम पर, जिसमें पंडित बरादरी का बहुत बड़ा हाथ था, फिर जाकर 35A आया। तो इन चीजों की एक कमिटमेंट थी हमारे मुल्क के, हमारे लोगों के साथ। जिस तर्ज पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कमिटमेंट हमारे मुल्क की उनके साथ है, उन लोगों के साथ है, जहां पर उनके जॉब्स उनके अपने हैं, जहां पर उनकी जमीनें अपनी है। तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर ही एक एक्सपेरिमेंटल लैंड बन गया है, जहां पर हर कोई एक्सपेरिमेंट जो है आपने यहाँ करना है। यहाँ पर डिलिमिटेशन 2026 तक उसको बैन लगा दिया गया था। क्या जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर है, क्यों आपने डिलिमिटेशन पहले करा दी? क्यों आप हर कोई एक्सपेरिमेंट जो है जम्मू कश्मीर में ही करते हैं, जबकि आप ये कहते हैं हमारा ताज है, वी स्टैंड एट पार विद अदर स्टेट्स, विद अदर यूटीज। और डिग्रेड करके क्या मिला, मुझे बता दीजिए, जो आपने इसको डिग्रेड किया। चलिए जवाब ले लेते हैं आखिरी क्षणों में। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, जी बहुत सारे सवाल हैं। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी ओवर हियर। 1987 में किसने रिगिंग की? आपकी सहयोगी पार्टी रविंद्र जी आपके साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद पहला 5 ग्रुप जो गया, 5 लोगों का हाजिर ग्रुप, वो किसके वर्कर थे? जरा ये लोगों को बताएं। जो लाखों कब्रें बनी उसका कौन हिसाब किताब देगा? 2010 में तो यूनिफाइड कमांड को आप हेड कर रहे थे, उमर साहब कहना एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। 2010 में तो उमर साहब हेड कर रहे थे, 120 लोगों की जान गई थी, उसके लिए भी कोई काला दिवस मना लेते, उसके लिए भी कोई बात कर लेते। कितने झूठ आप लोगों को यहाँ पर बताते रहेंगे? एक एक झूठ के पीछे मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। और एक बात बताइएगा, 22 मिनट की साइट टूरिज्म तो आपके पास था, किसने खोली थी? क्या आपने किसी से यहाँ पर लिया था, किसी से सिक्योरिटी क्लियरेंस उसके लिए?
केवल और केवल ये सब चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पर पता चलेगी। जो आप हालात फिर से यहाँ बनाना चाहते हैं वो यहाँ हम नहीं बनने देंगे। और अगर आपको लगता है फिर से लोगों को गुमराह कर फिर से कोई इस तरह की रिगिंग कर अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहेंगे वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कम से कम लोगों को हिसाब किताब तो दीजिए उन चीजों का, उन लाख खबरों का हिसाब किताब तो दीजिए। अरे आप मानते ही नहीं हो कि हमने 87 में रिगिंग की। वो अब बूटा सिंह जी का यहाँ पर फोन आया था और रातों रात यहाँ पर कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदल गई। और आप ये भी नहीं मानते हो कि हम 8-9 साल के लिए भाग गए थे लंदन में और उसके बाद हमारे पास जादू की छड़ी देखिए कि जिन लोगों को हमने मरने कटने जलने के लिए छोड़ दिया उन्होंने फिर से हमारे को 96-97 में हमारे हाथ में कुर्सी दे दी। अब वो कौन से चुनाव थे? चुनाव इसलिए यहाँ पर आज डेमोक्रेसी को मतलब मिला है क्योंकि 3 टायर सिस्टम रिस्टोर हुआ है जिसमें आपका बिलीफ नहीं है। आपने 5 सरपंच के चुनावों से बायकॉट किया था कि कहीं कोई गरीब पसमानदा किसी गांव से उठकर गुपकार के गलियारों में ना पहुंच जाए जहां पर आपका पेटेंट राइट है। तभी वो 3 टायर सिस्टम की रिस्टोरेशन के बाद आज लाखों लोगों ने यहाँ पर वोट दिया। जब लाखों लोगों की वोट की बारी आई तो उमर साहब हार गए, आपको याद है ना, हार गए। और उसके बाद उनको 2-2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से हार जाऊं। तो डेमोक्रेसी का असली मतलब यही होता है। चलिए, डेमोक्रेसी फिलहाल जम्मू कश्मीर में है या नहीं, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म है। कल से ही अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है इस मौके पर, नहीं मन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी। मेरे ख्याल से आप तीनों हजरात काफी सीनियर हैं और काफी पढ़े लिखे भी इस चीज का मतलब समझते हैं, आवाम भी समझती है। फिलहाल इंतजार कर लेते हैं आने वाले लम्हों का। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आज खास बातचीत के लिए और जम्मू कश्मीर के इस मौके पर तमाम तर इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए रविंद्र शर्मा साहब।